नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और भैया पॉलिटी की हमारी लेक्चर 8 होने वाली है। कल आप लोग की क्लास ब्रेक थी और उसके पीछे एक रीजन था कि थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई थी। एक्चुअली सर्दी हो गया था और थोड़ा बुखार भी था, तो उस चक्कर में क्लास थोड़ा बंद करना पड़ा। ठीक है, उसके लिए सॉरी, खैर कोई बात नहीं है। आज जो हमारा टॉपिक है वो राज्यपाल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आधे घंटे से 40 मिनट में एक एक टॉपिक्स आपके निपटाते जाओ। ठीक है, क्लास की लेंथ वही रहेगी लगभग 30 मिनट, क्योंकि आज से आपकी बहुत सारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो समय आपको ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे हमने हमारी मास्टर क्लास आज से स्टार्ट हो रही है, तो चूंकि आपको समय वहां भी देना पड़ेगा, तो कोशिश करूंगा कि जो 45 मिनट की मेरी क्लास थी वो आधे घंटे पे लेके आऊं। और प्री बूस्टर की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें प्रयास मेरा रहेगा डेली 2 वीडियोस के माध्यम से प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट एरियाज पे आपको छोटा छोटा काम करता चलूं, जो कि लास्ट में आपको लोड नहीं दे। ठीक है, ये जानकारी फैक्चुअली भी हो सकती है, कॉन्सेप्चुअली भी हो सकती है, तो इस पे भी मैं काम करने वाला हूं। और ताकि यूपीआरओ आते आते जितनी भी चीजें रहे, चाहे वो फैक्चुअली, कॉन्सेप्चुअली, प्रैक्टिस को लेके हर एक दोस्त आपसे दूर करा के अंतिम चरण में आपको शामिल करा सके। तो आज का टॉपिक हमारा होगा राज्यपाल और स्पेशल अनाउंसमेंट। खैर मैं इस पर डिटेल वीडियो भी आज बना दूंगा। वो ये है कि मास्टर क्लास आज से हमारा स्टार्ट है, तो आप सब जुड़ गए हो तो अच्छी बात, नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। चलो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले कि होमवर्क आपसे है, मैंने आपसे कल आपको पढ़ा था 91वां संविधान संशोधन। देख भी क्या होगा आपको, तो 91वें संविधान संशोधन के ऊपर आप क्या करना है, आपको बताना है कि क्या जोड़ा गया और सेंटर और स्टेट के किस आर्टिकल में क्या जोड़ा गया। ठीक है, वो आर्टिकल भी बताना है और क्या प्रावधान किया गया, क्या सीमा बनाई गई, वो आपको लिखना होगा। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, ये लिखने से पता चलेगा। ठीक है, कि क्या आप जो सीमा निर्धारित करोगे विद प्राइम मिनिस्टर या विद चीफ मिनिस्टर है या अलग अलग है, तो ये आपको बताना ही बताना होगा। ठीक है, अब लोग आते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल से इस बार यूपी पीसीएस का आपने पेपर अगर देखा होगा तो 2 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, प्यारे क्वेश्चंस थे। तो राज्यपाल का आर्टिकल 153 टू 167 में इस बात पे चर्चा है। ठीक, 153 से 167 के ऊपर राज्यपाल पे चर्चा की गई है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज नहीं, राज्यपाल के ऊपर कल करा दूंगा। ठीक है, ध्यान देना। अब हम लोग पहले हमारे ऊपर जो बात आती है हमारी, वो आती है नियुक्ति से संबंधित कि सर राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। मतलब क्या है, क्या राज्यपाल का इलेक्शन होता है, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म में हो या इनडायरेक्ट फॉर्म में हो। तो राज्यपाल का ना डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी ना प्रत्यक्ष इलेक्शन होता है, न अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से होता है। इसके पीछे का रीजन क्या था, एक बार तो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन लोगों को लगा भी कि हम क्या करते हैं, राज्यपाल को इलेक्टेड करते हैं, इनकी नियुक्ति की जगह पे क्या करते हैं, इनको निर्वाचित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप सोचो ना कि एक राज्य में 2 हेड हो जाता, जैसे फॉर एग्जाम्पल चीफ मिनिस्टर और दूसरे कौन, तो दूसरे राज्यपाल। तो शक्ति को लेकर टकराहट देखने को मिलती है, जैसे आपको दिल्ली में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो शक्ति को लेकर बार बार टकराहट देखने को मिलती, तो ये राज्य के विकास के लिए, भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं होती। तो फाइनली क्या डिसाइड किया गया, क्योंकि राज्यपाल के जो कार्य, जो भूमिका है, राज्यपाल की भूमिका क्या होती है, दोहरी भूमिका होती है। दोहरी भूमिका मतलब क्या है कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के रूप में भी काम करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख के रूप में भी कार्य करता है। और दूसरा क्या है, चूंकि जब इसकी नियुक्ति प्रक्रिया को आप लोग देखते हो, तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति स्वतः तो करता नहीं है, मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति सारा काम करता है। यानी मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं ये केंद्र के एजेंट के रूप में भी काम करता है। मींस क्या है कि राज्यपाल एक पुल है जो जोड़ता है किसको, स्टेट को सेंटर से जोड़ता है। तो भाई इसकी नियुक्ति के ऊपर क्वेश्चन आया तो हम लोग इजीली समझ जाएंगे कि भाई मंत्री परिषद की सलाह से इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब मान लो कि इनकी नियुक्ति कर दी गई, तो भाई हमको सिंपल से इनको शपथ लेना होगा। तो शपथ कौन दिलवाता है, इसकी जानकारी खैर आगे हमने लिखा भी है, वहां पे समझ लेंगे। लेकिन अभी दिमाग रखना कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जानना जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं यहाँ पे, ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा क्या की जाती है कि इनकी नियुक्ति कराई जाती है, इनका शपथ दिलाया जाता है, इनका शपथ ग्रहण कराया जाता है। कुछ बेसिक सी बात जो आपको दिमाग में रखनी है, यहां पे लिखना होमवर्क, क्योंकि हम लोग क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज पढ़ जाते हैं और पेपर में क्वेश्चन कुछ और ही बन के आता है। ठीक है, हम जो सोच ही नहीं रहते हैं, थोड़ा फैक्चुअल आ जाता है। आपको क्या करना है कि राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी, राज्य के प्रथम राज्यपाल, ओके, कितनी कुल महिला राज्यपाल हुए हैं,
ठीक है। और शेड्यूल कास्ट के राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल कोई है भी या नहीं, मतलब हुए भी हैं या नहीं, हुए हैं तो कौन हुए हैं, ये आपको भाई जानना है। इतनी चीजें कहना कि वो आयोग कुछ भी फैक्ट दे सकता है। देखो राज्य के प्रथम राज्यपाल और महिला राज्यपाल, ये आपको बहुत आसान लगा होगा। यहीं पे आपको थोड़ा गूगल करके थोड़ा सा समय देना होगा, ठीक ना, इजिली तैयार हो जाएगा। क्योंकि आयोग को जब ठान के क्वेश्चन देगी कि हमको कहीं से भी गलत कराना है तो ऐसे फैक्ट्स देगी और आपको लगेगा बहुत डीप जाने लगा पेपर, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान देना। अब हम लोग देखो आते हैं, जब मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान कहता था कि भाई प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह अनुच्छेद 153 में कहा गया। आर्टिकल 153 क्या कहता है कि भाई प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये आपका आर्टिकल 153 कहता है, आर्टिकल 153 कहता है। और इस बार आर्टिकल 155 के ऊपर क्वेश्चन था, मतलब था तो ये सब उसी में, लेकिन जो उसका आंसर था 155 था, ठीक है। खैर हम लोग मुझे बोला ना कि हम कुछ चीजें इन डिटेल क्वेश्चन के फॉर्म में कल भी देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा 5 मिनट का इंट्रो बस रहेगा, वो वहां से हो जाएगा हमारा। तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन होता क्या है, 1956 में हम 7वां संविधान संशोधन करते हैं, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे कब, इन 1956। तो 1956 में 56 इंच का सीना, ठीक है, इससे भी याद कर सकते हो। तो 1956 में हम 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं। ईयर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अब देखो, तो ये कहता क्या है कि भाई अब तक तो कोई एक ही व्यक्ति एक राज्यपाल करेगा। मतलब कोई मान लो कि फॉर एग्जांपल कि कोई हरियाणा का राज्यपाल है, तो पहले वो चंडीगढ़ का नहीं बन सकता था, एक ही जगह करेगा फॉर एग्जांपल। लेकिन अब क्या प्रावधान किया गया 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से कि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है, ठीक है। कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। तो ये कब व्यवस्था की गई, ये इन 1956 से। तो देश के आजादी जब से संविधान लागू हुआ दिया, तब से 1956 से तक एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा, मतलब जो राज्यपाल होगा केवल एक राज्य का होगा। लेकिन 1956 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ कि भाई एक से ज्यादा राज्यों के भी राज्यपाल बन सकता है कोई व्यक्ति, ठीक है, ये बात की गई। अच्छा, राज्यों में जो इसकी दोहरी भूमिका होती है, इसकी दोहरी भूमिका को खैर मैंने स्टार्ट में ही समझा दिया। ये दोहरी भूमिका क्या है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है और केंद्र के एजेंट के रूप में भी इनके द्वारा काम की जाती है। अब बात आती है कि सर योग्यता क्या है, किसी राज्यपाल की योग्यता क्या होती है। तो देखो, योग्यता पे 2 बातें हैं। पहली वो योग्यता जो संविधान में दी गई है, जो संविधान में दी गई है, ओके, संविधान में दी गई है। यूपीआरओ और यूपी पिक्चर्स दोनों की टेस्ट सीरीज भी हमारे यहां दोस्तों चल रही है। तो आप में से जिन दोस्तों को जुड़ना हो, वो स्क्रीन पे जो नंबर जा रहा है ना 7800043424, आप उस पर एक बार संपर्क अवश्य कर लेना, ठीक है। तो योग्यता पे बात करेंगे। तो योग्यता क्लियर क्या लिखी गई हो कि भाई वो भारत का नागरिक हो। ये तो कहीं नहीं लिखा गया है कि वो उस राज्य का निवासी हो। क्लियर बात समझना, क्या लिखा गया है कि भारत का नागरिक हो, वो किसी भी राज्य का निवासी हो, किसी भी राज्य का निवासी हो, मतलब नहीं अपने, ठीक है। ये स्टेटमेंट देखिए ऑलरेडी फंसाया हुआ है, तो दिमाग में रखना कि भारत का नागरिक हो और न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम उम्र कितनी हो, मिनिमम एज उसकी कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर। तो ये 2 बातें तो संविधान में मेंशन है कि भाई कम से कम जिस व्यक्ति की आप राज्यपाल के रूप में एज अ गवर्नर नियुक्ति करने वाले हो, तो 35 ईयर उसकी उम्र होनी चाहिए और भारत का नागरिक हो, बाई बर्थ हो या फिर बाद में धारण किया हो। लेकिन समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इसमें कंडीशन जोड़ दी। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो कहती है कि पहली बात भैया कि जिस व्यक्ति को XYZ जिस भी पर्सनालिटी को आप किसी राज्य का राज्यपाल बना रहे हो, तो कह रहा है जिस राज्य का निवासी हो वो राज्यपाल उस राज्य का नहीं बनेगा, ठीक है। जिस राज्य का वो निवासी हो राज्यपाल नहीं बनेगा। राज्यपाल नहीं मतलब उस राज्य का राज्यपाल नहीं, आप लिख देते हैं, ठीक है, उस राज्य का वो क्या होगा, राज्यपाल नहीं बनेगा। मतलब मान लो कि भाई निशान सर यूपी के निवासी है, तो इन फ्यूचर हो सकता है कि 35 साल की उम्र पूरी करने के बाद मैं वैलिड हो गया और भारत का नागरिक भी हूं। तो सिंपल शर्तें, ऊपर की 2 शर्तें तो मैं आने वाले 8 साल में 7 साल में फॉलो कर लूंगा। भाई ये 2 नियम तो मैंने पालन कर लिया। तीसरा नियम क्या है
कि राज्य का जो निवासी है, मतलब मैं यूपी का तो नहीं बन सकता हूं, इन फ्यूचर यूपी के नहीं बन सकते। अगला क्या है भाई, पिछले 2 वर्षों से मिनिमम 2 ईयर से क्या हो, वो राजनीति से संन्यास ले लियो, राजनीतिक जुड़ाव उनका ना रहा हो। ठीक है, पिछले 2 साल से किसी भी राजनीतिक पद पे वो ना रहे हो। ध्यान दिया जाता है कि पार्टी के अनुसार भी वो किसी राजनीतिक पद पे ना रहे हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। तो राजनीतिक जुड़ाव ना हो, इस बात की भी शर्त है। अगली बात क्या है कि मान लो मुख्यमंत्री की सलाह से नियुक्ति, हालांकि यहां पे सलाह वर्ड ही है, मुख्यमंत्री की सलाह से नियुक्ति क्या है कि मान लो भाई निशान सर है, ठीक है, निशान सर है। अब निशान सर को क्या है कि हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त करने की बात हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई एक बार हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से बातचीत कर लो, एक बार बता दो कि निशांत को यहां का राज्यपाल बनाया जाने वाला है। तो मुख्यमंत्री की सलाह लेनी आवश्यक है कि भाई वहीं पे जाके काम करेंगे, तो टकराव ना स्थिति आ जाए, क्योंकि दोनों लोग में मित्रवत संबंध का होना बड़ा आवश्यक है। तो मुख्यमंत्री की सलाह लेनी चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि भाई जिस व्यक्ति को आप राज्यपाल बना रहे हो वो संबंधित राज्य से उसका कोई संबंध ना हो या उस राज्य का निवासी ना हो, पिछले 2 वर्षों से कोई उसका राजनीतिक जुड़ाव ना हो, क्योंकि वो केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। ऐसे में अगर उसका केंद्र से जुड़ाव है तो राज्य को केवल परेशान करेगा, क्योंकि राज्यपाल के पास क्या है, स्व विवेक की शक्तियां भी बहुत ज्यादा है, खासतौर पर त्रिशंकु विधानसभा के केस में तो बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। और इन सभी चीजों को पैरेलल हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को राष्ट्रपति के साथ हम लोगों ने पढ़ते आए हैं। ठीक है, अब आ जाओ मुख्यमंत्री की सलाह से नियुक्ति हो, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। तो चांसेस है योग्यता के ऊपर क्वेश्चन बनने की, बनेगा तो आप लोग कर लोगे। इस बार का जो क्वेश्चन बना था वो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बना था 1956 से। आ जाओ भाई, अब मान लो कि ठीक है, हमने बोला कि सर राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति, सॉरी राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन टाइम पीरियड इनका क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होता है। तो सामान्यतया भाई कि अगर कोई XYZ पर्सनालिटी, फॉर एग्जांपल निशान सर अगर राज्यपाल बनते हैं तो मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड के लिए, 5 साल के लिए। सामान्यता यहाँ पे जनरल वर्ड है, तो जनरली 5 ईयर के लिए कोई राज्यपाल, एक राज्यपाल का कार्यकाल होगा। मान लो मैं हिमाचल प्रदेश का बना तो 5 साल। ठीक है, समझाने के लिए, मुझे पता मैं नहीं बनूंगा, ठीक है, बस बता रहा हूं। अच्छा, शर्त क्या है, दूसरी क्या है भाई, चूंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, मतलब क्या है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ये पद धारण करते हैं, तो इनका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पे निर्भर करता है। मतलब नेक्स्ट डे अगर राष्ट्रपति को लगा कि भाई की निशांत को वहां से हटा देते हैं तो गया निशांत सर। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं हम, ये टर्म्स है। वेतन राज्यपाल का लगभग 3.5 लाख है, लगभग क्या 3.5 लाख है। और जो इनका वेतन होता है वो संचित निधि पे भारित होता है। ठीक है, संचित निधि पे भारित होता है, राज्य की संचित निधि पे भारित होगा। अब यहां पे आप एक चीज पूछ सकते हो कि सर चलो मैं मान लिया कि XYZ बंदा कोई, मान लो कि हिमाचल प्रदेश का, समझाने के लिए फिर बता रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश का कोई राज्यपाल है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर मान लो कि कोई हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड का भी राज्यपाल हो, UTT लिख देता हूं, उत्तराखंड का भी राज्यपाल हो, तो क्या होगा, किस राज्य की संचित निधि पे उनका वेतन जो होगा वो भारित होगा। कहां से दिया जाएगा, तो क्या है, इनको वेतन तो इतना दिया जाएगा। अब ये नहीं कि 3.5 का 7 लाख दिया जाएगा 3.5 लाख ही, लेकिन अब ये दोनों लोग मिलके देंगे, ये दोनों लोग मिलके देंगे। अब एक बात आ सकती है आपके दिमाग में कि सर क्या ये दोनों लोग 1/2 देते हैं, या अगर इसमें मान लो कोई एक स्टेट और ऐड हो गया, क्या वो तीनों लोग 1/3 देंगे, तो आंसर आएगा नहीं, नो, ये कोई डिवीजन नहीं किया गया, ऐसा कोई भी प्रबंध नहीं किया गया। अब कितना हिमाचल प्रदेश देगी और कितना उत्तराखंड देगा, कैसे पता चलेगा, यह निर्धारण करेगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति बताएंगे कि इनकी तनख्वाह का कितना हिस्सा हिमाचल प्रदेश और कितना उत्तराखंड द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये हाफ का इक्वल कंट्रीब्यूशन का कोई हिसाब किताब आपके संविधान में या राज्य नियमानुसार नहीं है। तो वेतन वाला भी कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए। ओके, बाकी आ गई शपथ, ओथ कौन दिलवाता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है। और अभी हाई कोर्ट हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं तो आपका काम हो जाएगा। अब एक बार पहले जितना पढ़ा उतना रिवीजन करता हूं। तो हमने क्या जान लिया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से। एक 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया 1956 जो कहता है तो भाई आर्टिकल 153 में संशोधन करते हुए कहता है भाई पहले तो ये था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, बट अब क्या होगा,
एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, इनकी योग्यताएं हमने देखा कि भाई भारत के नागरिक होने चाहिए, मिनिमम एज 35 ईयर होना चाहिए, राज्य का निवासी हो, उस राज्य का निवासी नहीं हो जिस राज्य का राज्यपाल बन रहा हो, पिछले 2 साल से कोई राजनीतिक जुड़ाव ना हो, मुख्यमंत्री की सलाह से नियुक्तियां की जाए। ये बात, कार्यकाल हमने से देखा, राष्ट्रपति के अनुसार प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इनका वेतन जो होता है राज्य की जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उस पर भारित होता है। कैसे इनको वेजेस दिया जाएगा, अगर ये 2, 1 या 1 से अधिक राज्यों के राज्यपाल है तो डिवीजन कैसा होगा, कौन निर्धारित करेगा, शपथ कौन कराता है, वगैरह वगैरह हमने सारा चीज देख लिया। अभी हो गई आपकी लगभग 15 मिनट की क्लास। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्लास, आगे के क्वेश्चन देते हैं। देखो, मैंने इनके शक्तियों पे बहुत काम नहीं कराया है इस वाली क्लास में। रीजन समझो कि जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो पैरेलल बहुत सारे, जैसे आर्टिकल 200 जो विधेयकों से संबंधित इनकी शक्तियां हैं कि भाई ये क्या कर सकते हैं कि स्वविवेक पे इनके है कि भाई की स्वीकृति दे दे, अस्वीकृति दे दे। राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 200 के तहत क्या है, रिजर्व रख ले। ठीक है, तो वो पूरी प्रोसेस हमने राष्ट्रपति के ड्यूरेशन में पढ़ी है, तो अब वहां दोबारा उसी को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं केवल देखो एक चीज समझना होगा, राष्ट्रपति की शक्तियों में अगर आप देखोगे तो राज्यपाल के पास कूटनीतिक शक्ति नहीं है, राज्यपाल के पास सैन्य शक्तियां नहीं है, राज्यपाल के पास संयुक्त बैठक बुलाने की शक्तियां नहीं है। ठीक है, तो कुछ ये जो इसके अलावा सलाहकारी शक्तियां नहीं है, तो ये सारी शक्तियां क्या है भाई, राज्यपाल के पास नहीं है। बाकी बहुत सारी चीजों को पैरेलली आपकी वही शक्तियां हैं जो आपके पास शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति के साथ से। जैसे हमको एक बार खास तौर पर राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां बेहद इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बन के आने की संभावना बची रहती है या बनी रहती है, तो हमको ये चीज जरूर देखना चाहिए। खास तौर पर 4 आर्टिकल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 आर्टिकल्स को मेरे भाई आप बहुत ध्यान से रखना। आर्टिकल 164 अनुच्छेद 164, आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165, आर्टिकल 243I और आर्टिकल 316, ये 4 आर्टिकल्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 164, आर्टिकल 165, आर्टिकल 243I और आर्टिकल 316, रटाता भी चल रहा हूं आपको। आर्टिकल 164 क्या कहता है, आर्टिकल 164 में 2 बातें हैं। पहली बात कि भाई राज्य का मुख्यमंत्री जो होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा की जाती है। हम लोग डिटेल पढ़ेंगे जब राज्य विधानसभा पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो बहुमत दल का नेता होता है उसकी को बनाया जाता है, या जो बड़ी पार्टी होती है त्रिशंकु विधानसभा की केस में उसको आमंत्रित किया था, भैया आप आके बन जाओ, आपको बाद में बहुमत साबित कराता है। इन डिटेल हम लोग जब राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे। अभी समझ जाओ कि आर्टिकल 164 कहता है कि राज्यपाल की राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। आगे अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर, भाई मुख्यमंत्री जिसको बोलेंगे भैया इनको ऊर्जा मंत्री बनाना है, इनको गृह मंत्री बनाना है, ठीक, तो उनको क्या जाएगा कि मंत्री की सलाह पर क्या किया जाएगा, इनको परिवहन मंत्री बनाना है, राज्यपाल द्वारा की जाएगी। यानी विभागों का और मंत्रालयों का बंटवारा कौन करेगा, तो मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार की जाती है। ठीक है, जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर में देखा, वो इन डिटेल हम लोग जब राज्य विधानमंडल देखेंगे तब समझ लेंगे। आर्टिकल 165 क्या कहता है, तो कहता है कि अब ये अपॉइंटमेंट रिलेटेड है, वो है एडवोकेट जनरल। देखो कार्यकारी शक्तियां में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो सब कार्यकारी शक्तियां हैं। तो गवर्नर, अच्छा विधायी शक्तियां हम लोग ऑलरेडी चुकी विधेयक के रिलेटेड देख चुके हैं, अध्यादेश भी समझ चुके हैं, तो विधायी शक्तियां तो हम लोग ऑलरेडी देखे हुए हैं। ठीक है, तो विधेयकों से रिलेटेड जो शक्तियां हैं, ठीक है, विधान से रिलेटेड जो शक्तियां हैं वो ऑलरेडी हम लोग देखे हैं, तो दोबारा रिवीजन का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा क्लास को भी आगे बढ़ाना है इसलिए। तो जनरल गवर्नर अपॉइंट, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति जो राज्य की किया जाता है वो आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल या गवर्नर के द्वारा की जाती है। आगे 243I क्या कहता है, तो 243I कहता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये आपको मैं हाईलाइट करता हूं, राज्य वित्त आयोग का गठन। अब राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा की जाती है आर्टिकल 243I के तहत। नियम क्या है, आर्टिकल 243I कहता है कि हर 5 वर्ष में, हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, हर 5 साल में। तो ये हमारी बात में दिमाग में रहनी चाहिए और हमको समझ में आ गया, ये हर 5 साल में, नियम क्या अनुसार क्या है, हर 5 साल में। तो आर्टिकल 243I राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। हर इन डिटेल में अभी हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। जब निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग दोनों चीजें मतलब जब अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, निश्चिंत रहना। ठीक है, अभी बस शॉर्ट में समझते चलते हैं। अनुच्छेद 316 थोड़ा रटने वाला है।
अनुच्छेद 316 क्या कहता है कि भाई जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आर्टिकल 316 के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये 4 आर्टिकल्स हैं जिसको हमको समझ लेना चाहिए था, देख लेना चाहिए था। इसको हमने देख लिया। इन डिटेल भी इन चीजों को देखेंगे, लेकिन थोड़ा आगे आगे, अभी हम लोग केवल फैक्ट्स। अब हम लोग देखेंगे आने वाले 5 मिनट में आपकी क्लासेस खत्म भी हो जाएंगी। आगे हम लोग देखेंगे जो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां है, ठीक है, विवेकाधीन शक्तियों को देखेंगे। तो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां क्या है? तो ध्यान देना, पहली बात कि विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 के तहत जो रिजर्विंग बिल्स हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए, उसको हमने इन डिटेल देखा है, पहले ही बताया हूं, इन डिटेल देखा है। तो केवल समझ जाओ कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन करता है या आरक्षित करता है, तो वह आर्टिकल 200। इन डिटेल इसको ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो बहुत परेशान होने का काम नहीं है, ठीक है, ये चीज हमारा हो गया। अब अगला, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, आर्टिकल 356, ये भी इन डिटेल देख चुके हैं। सिंपल सी बात है कि अगर राज्य की शासन व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ना चले, संविधान के मूल्यों के अनुसार ना चले, तो राज्यपाल इस बात की सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति से कि भैया सर यहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाना आवश्यक है। आप बताओ, इन डिटेल में हमने प्रेसिडेंट रूल को पढ़ा है कि अभी हाल ही में कहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया और वो कौन सा राज्य है जहां पे सर्वाधिक बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। यूपी में कुल कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है, पहली बार कब लगाया गया, क्या क्या पूछा हूं? पहली बार हो वचन है कि यूपी में प्रथम बार, आपसे वही होमवर्क पूछा तो आप इजीली गूगल करके भी बता सकते हो, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल कब लगाया गया, कब लगाया गया। सेकेंड चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब तक कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है, लगाया जा चुका है। ये आपको मेरे भाई कमेंट करके बता देना है। ये क्या है? होमवर्क हो गया, होमवर्क हो गया। इसको आप लोग उम्मीद करेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ओके। अब आते हैं कि अच्छा, हमको बताया कि भाई कि आपका जो 6th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल में कौन से 4 राज्य शामिल है? तो 6th शेड्यूल में हम लोग पढ़ते हैं, ट्रिक पढ़ते हैं, ठीक है, ट्रिक पढ़ते हैं। उस ट्रिक का नाम है AMTM, AMTM, यही ट्रिक्स हम लोग पढ़ते हैं। ए से असम, एम से आपका हो गया मेघालय, टी से हो गया त्रिपुरा, एम से हो गया मिजोरम। तो यहाँ पे जो MM है तो मेघालय और मिजोरम है। दिक्कत आती है मणिपुर। तो याद करने का तरीका क्या होता है? जो मणि क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। तो 6th शेड्यूल में मूल्यवान चीज शामिल नहीं है, भाई मणिपुर शामिल नहीं है। मणि मूल्यवान हो गया, तो इससे आपको समझ आएगा कि एक तो मेघालय इसमें और एक तो मिजोरम इसमें। आपको मणिपुर से ही दिक्कत होती है, तो इसमें समझ जाओ AMTM के फॉर्मूले में मणिपुर शामिल नहीं है। शेड्यूल हम लोग पढ़ेंगे आगे डिटेल में, तो वहां पे इन डिटेल देखेंगे। अभी समझ जाओ कि इसमें मणिपुर शामिल नहीं किया गया है, शामिल नहीं है, ओके। ये चीज हमारे दिमाग में रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब समझो, तो होता क्या है कि भाई इन राज्यों में मान लो जो खनिज है, ठीक है, तो AMTM के लिए 6th शेड्यूल में अलग से व्यवस्था की गई है। करा कि इस राज्य के राज्यपाल को खनिजों से यानी मिनरल से प्राप्त रॉयल्टी का जनजातीय जिला परिषदों में वितरण करने का क्या है? अधिकार दिया गया है, ठीक। जो जिला परिषदें हैं, ठीक है, वो इन डिटेल हम लोग देखेंगे, क्षेत्रीय परिषदों के बारे में और जिला परिषदों के बारे में आगे हम लोग इन डिटेल देखेंगे। अभी समझ जाओ कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों के लिए जिला परिषदों का निर्धारण किया गया है, खासतौर पर जो ट्राइबल्स जहां पे जनसंख्या ज्यादा है वहां के लिए जिला परिषद बेस्ड डेवलपमेंट की बात की गई है। तो जनजातीय जिला परिषदों में वितरण का अधिकार किसका है? तो वो खनिज रॉयल्टी के वितरण का जो वितरण है उसका अधिकार राज्यपाल के पास है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग 6th शेड्यूल भी समझ लिए और यहाँ पे ये एक स्पेशली भी देख लिए, ठीक है। अच्छा, ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे आ गया था, इसको भी यहीं पे इसको इंक्लूड कर लेना ज्यादा जरूरी है, कोई मतलब नहीं यहाँ पर है। एक जो अंतिम चीज है जो हमको देख लेना चाहिए वो यहाँ पे यही लिख देता हूँ, ठीक है, कोई मतलब यहाँ पे, ठीक है। वो क्या है कि राज्य प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी, मतलब होता क्या है कि राज्यपाल क्या है, प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकता है, ठीक। भाई पूछ सकता है चीफ मिनिस्टर से, भाई बताओ कि ये काम कैसे और कौन कर रहा है, कैसा चल रहा है, ठीक है। तो प्रशासनिक मामलों की जानकारी मुख्यमंत्री से राज्यपाल ले सकता है। अब इस वाले पेज का रिवीजन कर लें तो हमने राज्यपाल की शक्तियां पढ़ा,
आर्टिकल 164, 65, 165, 243 आई और 316 पढ़ा। इन आर्टिकल्स के साथ जिनकी जिनकी नियुक्ति की जाती है इनके बारे में समझा, ठीक है। उसके बाद से विवेकाधीन शक्तियां, विवेकाधीन शक्तियों में मल्टीपल चीजें हमने देख लिया था। राज्यपाल ने इंडायरेक्टली 70% हमने देख लिया था, 60% बस बेसिक देखना था हमको, ठीक है। तो इंडायरेक्टली उसके बाद हमने जो 6 शेड्यूल थे, 6 शेड्यूल के राज्यपाल के पास क्या स्पेशल शक्तियां वो देख लिया, और प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करने का इनके पास अधिकार है, शक्तियां हैं, ये सारी चीजें हमने देख लिया। इतने के अलावा बहुत सारे हमको राज्यपाल में करना नहीं है, हमारा काम राज्यपाल हो गया, इससे बाहर राज्यपाल के क्वेश्चन नॉर्मली नहीं जाएंगे। कल मैं क्या करूंगा, पहले 5 से 7 में राज्यपाल के क्वेश्चन लाके आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। जय हिंद।